गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलो फिर आज हम इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं और इंडियन पॉलिटी में आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 29 को। इससे पहले आर्टिकल नंबर अगर आपने 28 तक हमारे वीडियोस देखे नहीं हैं तो आप उनको प्लीज़ करके जाइए, देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है और अगर आपका प्यार थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा तो हमें बहुत ही निराशा होगी। ठीक है, चलो वो सब तो बातें होती रहेंगी। सबसे पहले हम जल्दी से अपने कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी हमको अधिकार पढ़ना है। आज 29 और 30 पर चर्चा करनी है। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि एक प्रकार की अफवाह फैल रही है। अफवाह ये फैल रही है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो 1 साल तक नहीं आएंगी। लॉकडाउन की वजह से जो सरकार है वो वित्तीय संकट झेल रही है। इस संकट को देखते हुए जो वैकेंसीज़ हैं वो ओपन नहीं की जाएंगी 1 साल तक। इसीलिए जो हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हताशा महसूस कर रहे हैं। यही समय है आपकी सक्सेस का, ये की टाइम है। अगर इस टाइम को आपने यूटिलाइज़ कर लिया, आपने इस टाइम का प्रयोग कर लिया, तो आप आने वाली वैकेंसीज़ में पक्का छक्का मारेंगे। यही समय है आपके लिए कि आप अगर देखिए, अब इसमें है क्या, जो तैयारी कर रहा था, जो एकदम मतलब जिसने एक्सीलरेटर एकदम थामा हुआ था, उसका एक्सीलरेटर इस न्यूज़ को पढ़ करके थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा, एक्सीलरेटर उसका कम हो जाएगा। और यही समय है जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी प्रारंभ की है, वो उनसे आगे निकल सकते हैं। इसलिए अपनी स्टडी को मत रोकिए। अरे आए या ना आए हमको उससे मतलब नहीं है। जो भी वैकेंसीज़ आएगी उसमें हम छक्का मारेंगे, वो कोई भी वैकेंसीज़ आए। और जिसने जो ये अफवाह फैल रही है कि वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, ये एकदम गलत अफवाह है। वैकेंसीज़ क्यों नहीं आएंगी भाई? सरकार को वैकेंसीज़ से ही तो राजस्व मिलता है। सरकार को जितना अगर भरपाई करनी होती है, अब एक वैकेंसीज़ का मान लो कि 200 रुपया भी उन्होंने रखी फीस, तो 40 लाख 50 लाख बच्चा फार्म भरता है। तो राजस्व इकट्ठा करना है तो वैकेंसीज़ क्यों नहीं निकालेंगे, है ना। इसलिए इस बहकावे में मत आइए कि वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, वैकेंसीज़ पक्का आएंगी। ठीक है, चलो आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आर्टिकल नंबर 29 को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि हम जो अपने अधिकार हैं, जो 6 अधिकार हैं, वो उसको बहुत ही तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। उसी में आज हम शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 कवर करता है, उसको देखेंगे। और उसी में आज हम आर्टिकल नंबर 29 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हमें कौन देता है? आर्टिकल नंबर 29। तो प्रश्न यहीं से एक आता है कि आर्टिकल नंबर 29 किस विषय पर चर्चा करता है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है आर्टिकल नंबर 29। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, आर्टिकल नंबर 29 के 2 सब क्लॉज हैं, 29(1) एंड 29(2). ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है अल्पसंख्यक। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मिनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है। इसलिए आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है। इस अल्पसंख्यक शब्द की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, संविधान में इस शब्द को क्यों जोड़ा गया, इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं और बहुत सारे प्रश्न यहीं से आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी सामाजिकता को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केवल उसको पढ़ करके घोंट करके चले जाना वो अच्छा नहीं रहता है। देखिए, सामाजिकता को जोड़ते हुए, भाई एग्जाम्पल्स को जोड़ते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये ज़्यादा दिन तक बैठा रहेगा। ठीक है, घुस जाएगा, आप उसको भूलोगे नहीं। अब अल्पसंख्यक जैसे कि पढ़ा दिया गया कि अल्पसंख्यक कौन है। ठीक है, अल्पसंख्यक कौन है, क्या मतलब? आर्टिकल नंबर 29 में आपने पढ़ लिया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया है, तो अल्पसंख्यक के बारे में भी तो समझना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर हम चर्चा करते हैं कि अल्पसंख्यक कौन है। देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उस चीज़ को छोड़िए, सबसे पहली बात ये समझिए कि अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है वो संविधान में नहीं दी है। ठीक है, संविधान अल्पसंख्यक की परिभाषा को नहीं देता है, संविधान में नहीं है। अब संविधान में नहीं है तो फिर ये हमारे सामने कैसे आती है, हमें किसको माने अल्पसंख्यक, किसको ना माने अल्पसंख्यक। ठीक है, इस
चीज़ पर प्रश्न उठते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी कि अल्पसंख्यक शब्द जो है वो आया कैसे, ठीक है, आया कैसे। तो अगर हम विश्व इतिहास को पढ़ते हैं तो विश्व इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि हिटलर के द्वारा यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया गया, है ना। इतना अत्याचार किया गया कि जब हिटलर का जब पतन होता है तो उसके बाद यूएनओ ने इस चीज़ का जब संज्ञान लिया तो यूएनओ ने कहा कि नहीं, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का भी कुछ प्रबंध होना चाहिए, यानी कि अल्पसंख्यकों का भी एक चार्टर होना चाहिए, इनके अधिकारों का एक चार्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यूएनओ ने इनका एक चार्टर तैयार किया और उसी चार्टर को 1945 की बात हो रही है, ठीक है, उसी चार्टर की आर्टिकल नंबर 1 में अनुच्छेद 1 में इन्होंने कहा कि ऐसा वर्ग जो कि एक विशिष्ट संस्कृति को धारण करता है अल्पसंख्यक है। ये यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है कि ऐसा वर्ग जो एक विशिष्ट संस्कृति को धारण करता है वो जो है वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है। तो उसके बाद जब संविधान हमारा बना, संविधान सभा ने इस चीज़ को समझा तो उसने कहा कि देखिए जो अल्पसंख्यक है मतलब जो संख्या में कम है, अल्प माने क्या होता है, कम, संख्यक मतलब संख्या, जो संख्या में अल्प हैं, इनको किसी प्रकार से ऐसा ना महसूस हो कि हम उनसे नीचे हैं, ठीक है, मतलब हमको नीचा ना महसूस हो। इसलिए क्या हुआ कि संविधान सभा ने इस वर्ड को रखा। और आपको पता भी होगा कि जब हमारा देश जो है 2 भागों में बटा तो जो हमारे मुसलमान भाई लोग थे वो पाकिस्तान की ओर चले गए, इसलिए चले गए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि अगर मान लो कि हम हिंदुस्तान में रह जाएंगे तो हमारे हितों का पूरी तरीके से खंडन किया जाए, हमारी बात कहीं ना सुनी जाए। तो एक दूसरे की भावना को सामंजस्य बैठाते हुए अल्पसंख्यक के बारे में यहाँ पर बताया गया, लेकिन परिभाषा किसी प्रकार से नहीं दी गई कि अल्पसंख्यक कौन है। तो इसी परिभाषा को मानते हुए 1993 में जो नरसिंह राव की सरकार थी, 1993 में नरसिंह राव की सरकार ने ये बताया कि यहाँ पर 5 धर्म जो हैं, 5 धर्मों को यहाँ पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। और 2014 में आते हुए जो जैन धर्म थे उनको भी अल्पसंख्यक मान लिया गया। तो कुल मिलाकर के ऐसा माना गया कि ऐसा समुदाय जो 50% से कम आबादी में है, मतलब ऐसा समुदाय जो आबादी में 50% से कम है वो अल्पसंख्यक में रहेगा। समझ में आ गई बात, मतलब 50% से कम आबादी वाला जो समुदाय है वो अल्पसंख्यक माना गया है। देखिए ये परिभाषा में नहीं है, ये ऐसा माना गया, ठीक है। तो ये बात जब सामने आई तो अब हमारे सामने देखने को क्या मिलता है। अगर हम बात कर लें जम्मू कश्मीर की, इधर हम लक्षद्वीप की बात कर लें, इधर हम पश्चिम उत्तर भारत की बात कर लें, तो यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम चालू नहीं होता है। जैसे हम लक्षद्वीप की बात कर लें तो लक्षद्वीप में जो हिंदू समुदाय है वो केवल 2% है, लेकिन फिर भी वो बहुसंख्यक में आता है। तो ये तो एक प्रकार से भेदभाव हुआ। तो इसी को देखते हुए कुछ PILs भी पड़ी, कुछ पेटिशंस भी पड़ी, जिसमें अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने एक PIL भी डाली थी अभी 2 साल पहले, जिसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ऐसा करो, अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है वो आप प्रस्तुत करो। तो जब ये पूरी रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग के पास जाती है तो उन्होंने बहुत सारी उसमें बातें बताई, लेकिन फाइनली ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अल्पसंख्यक होता कौन है, इसका थोड़ा सा इतिहास आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर संविधान में इस अल्पसंख्यक शब्द को कैसे प्रस्तुत किया गया है और कहाँ पर इसको रखा गया है। तो देखिए इसके 2 सब क्लॉज हैं। आर्टिकल नंबर 20 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण रखा गया है, इसके 2 सब क्लॉज हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 29(1) क्या कहता है और 29(2) क्या कहता है। सबसे पहले हम 29(1) को समझते हैं कि 29(1) क्या कहता है। देखिए लिखा भारत में नागरिक, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चीज़ को नोट करिए कि आर्टिकल नंबर 29 जो है नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 29 किसको प्राप्त है? भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति में संरक्षण का अधिकार होगा। अपनी भाषा में, अपनी लिपि में एवं अपनी संस्कृति में संरक्षण का अधिकार होगा। ये हमें कहता है आर्टिकल नंबर 29 का सब क्लॉज 1। ठीक है,
फिर से समझिए कि ये नागरिकों को प्राप्त है और ये बताया गया है कि अपनी भाषा में, अपनी लिपि में एवं संस्कृति में संरक्षण का अधिकार होगा। संरक्षण का अधिकार होगा मतलब जैसे कि भाषा की अगर हम बात कर ले, उर्दू, ठीक है, उर्दू क्या है, एक भाषा है, तो उसका संरक्षण किया जाएगा, उनकी लिपि का संरक्षण किया जाएगा। जैसे हम अपनी लिपि की बात कर लें, अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और साथ में जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, जो उनका कल्चर है, उसका भी संरक्षण करने की बात करता है कौन, आर्टिकल नंबर 29 का सब क्लॉज 1। चलो दूसरी देखते हैं, दूसरा इसका सब क्लॉज क्या कहता है। देखिए दूसरा सब क्लॉज कहता है राज्य में वित्त प्राप्त किसी संस्था में, मतलब इसका समझिए ऐसी कोई संस्था जिसको पैसा, जिसको फंडिंग राज्य के द्वारा प्राप्त होती है। सपोज कीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, वो स्कूल क्या है, राज्य के पैसों से चलता है, राज्य से फंडिंग प्राप्त करता है। तो देखिए क्या है, तो उसी के बारे में ये बात हो रही है। संस्था में धर्म, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मूल वंश का है, के आधार पर किसी प्रकार का उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब समझिए एक स्कूल में, अभी हम आपको 30 जब बढ़ाएंगे तो शिक्षण संस्थानों के बारे में वहाँ पर बताएंगे। अगर मान लो कि एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में जो है वो कुछ बच्चे, एक क्लास है, मान लो कि एक क्लास है, उसमें हिंदू के भी बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम के भी बच्चे पढ़ते हैं, जैनियों के भी बच्चे पढ़ते हैं, बौद्ध के भी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब हर समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें उनमें जो होगा किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि उनका धर्म अलग अलग है तो उनसे भेदभाव हो, या उनकी जाति मान लो कि अलग अलग है तो उनके साथ भेदभाव हो, या उनका जो वंश है वो अलग अलग है उनके साथ भेदभाव हो। ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बताता है कि जो राज्य में वित्त प्राप्त किसी संस्था में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक कौन है, ऐसा माना गया है, ठीक है, इसकी डेफिनीशन कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि जो समुदाय जनसंख्या में 50% से कम होते हैं, 50% से कम होते हैं, वो अल्पसंख्यक वर्ग में रखे जाते हैं। फिर 29 को लेकर के इसके 2 सब क्लॉज बनाए गए। पहला सब क्लॉज कहता है भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति में संरक्षण का पूरा अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 29 का सेकंड सब क्लॉज कहता है कि राज्य में वित्त प्राप्त किसी संस्था में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमने आर्टिकल नंबर 29 को समझा, इसके थोड़े से हमने इतिहास को भी समझा, ठीक है, और अल्पसंख्यक जो शब्द है इसको भी समझा। तो इस प्रकार से हमारा जो आर्टिकल नंबर 29 होता है वो ख़त्म होता है। आर्टिकल नंबर, हम देखिए आर्टिकल नंबर 30 को आज हम पढ़ा देते, लेकिन आर्टिकल नंबर 30 में हमको बहुत सारे पॉइंट्स पर चर्चा करनी है, बहुत सारे उसमें केसेस भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको हम विराम दे रहे हैं। आर्टिकल नंबर 30 हम एकदम आपको विस्तृत पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम पढ़ते रहिए। देखिए इस बीच आप देख पा रहे होंगे मेरी जो क्लास है वो थोड़े शॉर्ट वीडियोज़ में आ रही है, क्योंकि एक आर्टिकल में उतनी बात अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे तो हो सकता है फ्लो में ज़्यादा हो जाए और वो लंबा हो जाए, तो पूरी बातें भी कवर ना हो पाए तो फ़ायदा क्या है। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में इसको कवर कीजिए, ठीक है, सारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम आर्टिकल नंबर 30 को समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।